नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनावी दौर शुरू हो गया है। सभी जगह प्रत्याशियों ने कमर कस ली और अपने क्षेत्र में जनता के पास वोट के लिए पहुंचना शुरू कर दिया। इसी बीच हमारे इंडिया रिपब्लिक के स्टूडियो में अमरपाटन क्षेत्र के जनपद पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार एडवोकेट अशोक कुमार तिवारी जी हमारे स्टूडियो पर पहुँचे। आइए सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है तिवारी जी ने। नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ चैनल मध्य प्रदेश से मैं राजीव द्विवेदी सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में इस समय चुनाव का दौर चल रहा है। इसी चुनाव दौर पे चुनावी चर्चा के शो में जबलपुर से अधिवक्ता हमारे अशोक कुमार तिवारी जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आप सबको रूबरू कराते हैं तिवारी जी का क्या कहना है इस चुनाव के मुद्दे पर। सबसे पहले तिवारी जी आपका नमस्कार हमारे इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ चैनल पर। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और आपके माध्यम से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सतना जिले के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। इस समय पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है जी, तो इसके बारे में बताइए, कैसा होना चाहिए प्रत्याशी, क्या मुद्दे होने चाहिए लोगों के, किस बेस पे लोग चुनाव लड़े, क्या करना चाहिए, उसके विषय में कुछ थोड़ा सा आप बताएं जनता को। इसमें विषय दो है प्रमुख रूप से। पहला विषय ये है कि प्रत्याशी होना चाहिए और हमारे प्रत्याशी जो है चुनाव आयोग उनको एक मापदंड के अनुसार तय करता है। उस जो भी मापदंड को पूर्ण करते हैं वो प्रत्याशी होते हैं। उसके विधिवत एक चुनाव आयोग द्वारा उनकी जांच पड़ताल की जाती है। इसी दौर पे इसके अलावा दूसरी जो परीक्षा की घड़ी आती है वो आती है जनता की। अब जनता को उनके विचार, उनके स्वभाव, उनके व्यवहार, उनकी कार्यप्रणाली के आधार पे जनता तय करती है। तो प्रथम प्रश्न ये हो गया कि प्रत्याशी कौन होगा, कैसा होगा, ये हमारा चुनाव आयोग तय करता है। प्रत्याशी क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। प्रत्याशी चुनाव के नियमों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। प्रत्याशी किसी भी प्रकार के आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। अब दूसरा विषय आता है कि जो हमारी क्षेत्रीय जनता है, जो भी प्रत्याशी है, यदि जनपद का है या जिले का है या ग्राम पंचायत का है, तो प्रत्येक जो भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उनका वोटर लिस्ट पे नाम है और वो वोट डालेंगे। कुछ लोगों को प्रथम बार नाम जुड़ा होगा, कुछ लोगों को द्वितीय बार होगा, कुछ लोग को सतत एक साथ उनका नाम जुड़ा है, हर बार वो मतदान कर रहे हैं। ये चूंकि इतना बड़ा भारत देश है और भारत देश में प्रदेश एक बहुत बड़ा अपना प्रदेश है, तो किसी प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, प्रत्येक व्यक्ति को उनके अधिकार, उनके कर्तव्य का पालन हो पाए, उन्हें भटकना ना पड़े, उन्हें सरकार की जो योजनाएं हैं जन कल्याणकारी वो उनके मिल पाए, असुविधाओं का अभाव न रहे। इसलिए पंचायत नेतृत्व सरकार की व्यवस्था है। इसीलिए सरपंच, पंच, जनपद, जिला इन पदों पे चुनाव होते हैं और इनसे जो विजयी होते हैं वो जीतने के पश्चात जनता के जो छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखते हैं, उनको पूर्ण करते हैं और उनको उनका लाभ मिलता है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी जन कल्याणकारी योजना वहाँ से संचालित करते हैं, उसकी जो अंतिम इकाई होती है वो पंच की होती है, सरपंच की होती है, जिला पंचायत सदस्य की होती है, जनपद सदस्य की होती है, जो जनता से व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, उनकी समस्या को जानते हैं, समझते हैं और उसको दूर करते हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुँच पाना संभव नहीं है, तो वो सरकार के एक प्रमुख अंग है। वो माननीय मुख्यमंत्री का एक प्रमुख अंग है जो जनता के बीच में जाएंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे और उसमें योगदान देंगे। इसलिए प्रत्याशी को जनता द्वारा चुना जाता है। अब जनता को ये तय करना है कि अच्छा प्रत्याशी कौन है। आज के डेट में प्रत्याशी के जनता के सामने अच्छे प्रत्याशी का चयन करना एक अपने आप में बहुत दुविधा का कारण बन रहा है। जो वोटर होता है वो सोचता रहता है कि मैं एक अच्छा प्रत्याशी कैसे चुनूं। तो सबसे प्रथम उसके मन में विचार आता है
लोग शिक्षित होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अब क्षमता कैसी? क्षमता ऐसी कि जो समस्याएं हैं जनता की, उन समस्याओं को दूर करने में क्षमतावान हो। इसके अलावा वहाँ पे कई विकल्प होते हैं। अब आज ऐसा दौर आ चुका है कि एक पद के लिए कहीं पे 10 उम्मीदवार होते हैं, कहीं पे 20 उम्मीदवार होते हैं, कहीं पे 40 उम्मीदवार होते हैं, कहीं 15 उम्मीदवार होते हैं, कहीं 16 उम्मीदवार होते हैं। ऐसी संख्या जो है तो दहाई के अंक में रहते हैं। अब बहुत कम ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, जनपद पंचायतें, जहाँ पे बहुत कम प्रत्याशी होते हैं। प्राय अधिक प्रत्याशी हो रहे हैं। तो इस जहाँ पे अधिक प्रत्याशी होते हैं वहाँ पे वोटरों के पास एक चुनौती हो जाती है कि हम प्रत्याशी को कैसे चयन करें। प्रत्याशी को चयन करने के लिए मेरे तरफ से जो सर्वश्रेष्ठ वोटर है उसको सबसे पहले प्रत्याशी का 5 से 10 साल के पूर्व का रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। 5 साल से पूर्व में क्षेत्र में क्या कर रहा है, 10 साल पूर्व से क्षेत्र में क्या कर रहा है, इसने जन कल्याणकारी योजना के लिए क्या किया, इसने मानव सेवा के लिए क्या किया, पर्यावरण के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया, चिकित्सा के लिए क्या किया, या क्षेत्र में यदि कोई ऐसी घटना आपके घटित हुई है तो उस समय परिवार के सामने जाकर, उस वोटर के घर में जाकर उसने कितना योगदान दिया। आप उन योगदान को ध्यान रखिए। मैं एक निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी प्रत्याशी हो, जो भी वोटर हैं, प्रत्याशी की जाति के आधार पर वोट मत करिए, प्रत्याशी के क्षेत्रवाद के आधार पर वोट मत करिए, प्रत्याशी के अनुभव के आधार पर वोट करिए, प्रत्याशी के मिलनसार व्यवहार के आधार पर वोट करिए, प्रत्याशी के 10 साल, 5 साल, 20 साल का जो रिकॉर्ड है उसको आधार में बना के आप वोट करिए। प्रत्याशी की क्षमताओं को ध्यान रखिए, प्रत्याशी की शिक्षा और चिकित्सा और जो भी उसने मानव सेवा के लिए कार्य किए हों उसको ध्यान पे आधार रख के वोट करिए, क्योंकि आपका जो चयन होगा वो 5 वर्ष तक के लिए सुनिश्चित होगा। क्योंकि अगर आप गलत प्रत्याशी का चयन करेंगे तो आपके जीवन से 5 साल पिछड़ जाएंगे। इसलिए जीवन में पिछड़ना नहीं है। इसलिए सही उम्मीदवार, शिक्षित उम्मीदवार, व्यवस्थित उम्मीदवार, व्यवहार कुशल उम्मीदवार और जो मानव सेवा के लिए, पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए और शिक्षा जैसी सेवा, चिकित्सा जैसी सेवा, जल कल्याणकारी योजना के लिए जो जन भागीदारी के साथ निर्वहन करते हुए क्षेत्र में हमेशा सक्रिय रहते हैं, ऐसे प्रत्याशी को आप चुनें, ऐसे प्रत्याशी को आप वोट दें जो आपकी समस्याओं को जाने, जिसके पास समाधान करने के लिए उसके पास एक रोड मैप होना चाहिए। वो कोई समस्याएं आती हैं क्षेत्र में, उन समस्याओं को कैसे तय करेगा। प्रत्याशी को भी चाहिए कि उस क्षेत्र की समस्याओं का मूल्यांकन करे, सूक्ष्मता से उसका अध्ययन करे, अध्ययन करने के पश्चात उनका कैसे निवारण करेगा। उसे पता होना चाहिए कि यदि मैं सरपंच हूँ तो मेरा कार्य करने की पद्धति कैसे रहेगी, मैं कार्य कैसे करूँगा, उन कार्य को मैं संपन्न कैसे कराऊंगा, उसका एक रोड मैप होना चाहिए। उस रोड मैप के आधार पे प्रत्याशी को मैदान में जाना चाहिए। अभी बहुत अभाव है, हमने ये देखा है, बहुत से प्रत्याशी चुनाव में आते हैं और खड़े हो जाते हैं चुनाव आते ही, उनके पास कोई रोड मैप नहीं होता, उनके पास कोई विजन नहीं होता कि आप करेंगे क्या। वो एक लाइन होती है कि हम सब कुछ करेंगे, हम सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन आप तो सब कुछ करेंगे, उस समस्या का समाधान कैसे करेंगे, कैसे आप कार्य को करेंगे, इसका कोई विजन बताइए, इसकी कोई पद्धति बताइए, आपको ये बताना होगा। इसी आधार पे एक सही वोटर, एक सही प्रत्याशी का चयन करेगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है सतना जिले के सभी दर्शकों को, सतना जिले के सभी वोटरों को, चाहे वो प्रथम बार के मतदाता हों या लगातार सतत मतदान करते आ रहे हों, चाहे हमारे समकक्षी युवा साथी हों या हमारे माता पिता हों या हमारे बुजुर्ग दादा दादी हों, सभी से एक ही मेरा निवेदन है कि आप वोट जाति के आधार पर मत दीजिए, आप वोट क्षेत्रवाद के आधार पर मत दीजिए, आप वोट दीजिए उसके 10 साल का रिकॉर्ड देखिए, 5 साल का रिकॉर्ड देखिए, उसके परिवार का बैकग्राउंड देखिए, उसका स्वयं का बैकग्राउंड देखिए, उसकी शिक्षा देखिए, उसके मानव के प्रति, पर्यावरण के प्रति, जन कल्याणकारी योजना के प्रति, सभी के प्रति उसका क्या सुझाव है, क्या विचार है, अभी वो कार्य कैसे करेगा, क्या क्या समस्याएं हैं आपकी ग्राम पंचायत में,
क्या क्या समस्याएं आपकी जनपद पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत, उन समस्याओं को उसने कैसे देखा, क्या क्या उसके बिंदु हैं, उसने उनको विषय में क्या क्या कभी कोई प्रश्न उठाया, क्या कभी उसके लिए जनता के साथ कभी कदम से कदम मिलाया। ऐसे प्रत्याशी यदि आपके सामने हैं तो आप सब कुछ भूल जाना, जाति क्या है, समाज क्या है, क्षेत्र क्या है, सिर्फ आप मतदान करना। मतदान, सही मतदान वही कहलाएगा जहाँ पे सही उम्मीदवार का चयन होगा। अभी चुनौती यही है कि जब चुनाव आता है तो लोग बाग रिश्तेदारी निभाते हैं, लोग बाग मित्र मंडली निभाते हैं, लोग बाग क्षेत्रवाद निभाते हैं। इसी कारण से एक शिक्षित, योग, व्यवस्थित और एक अच्छा नेतृत्व करने वाला एक नेता हमें समाज में मिल नहीं पाता। आज भी आप अगर पूरी बिंद की बात करें, कि पूरे रीवा संभाग की बात करें, तो आपके पास अभी भी एक अच्छे नेता का अभाव है। अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा नेता कौन है, तो बहुमत में नाम ही नहीं आ पाएगा, बहुत कम नाम आ पाएंगे, गिने चुने, जिससे आप मुट्ठियों में गिन लीजिए, उंगलियों में गिन लीजिए। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि अच्छे नेताओं का चयन करें और हमारे पास ढेरों विकल्प हों? इस जनता को विकल्प चाहिए। अभी जो वर्तमान में मेरे जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे साथी भी हो सकते हैं, मेरे से आदरणीय बड़े भाई साहब भी हो सकते हैं, मेरे से और अनुभव वाले भी व्यक्ति हो सकते हैं। उससे मेरा यही निवेदन है कि आप जो हैं राजनीति में आए हैं, आपके अंदर एक कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, आपको कुछ अच्छा करना है, ये विकल्प के साथ क्षेत्र का विकास करना है। और आपको क्षेत्र के विकास के लिए सोचिए, उस सीमित दायरे पे मत रहिए, उसके आगे बढ़िए, जनता के आप प्रिय नेता बनिए, जनता के सुख में, जनता के दुख में आप हमेशा तत्पर रहिए। क्योंकि जब तक आपका छोटा भाग है, जनपद है, जिला है, सरपंच है, पंची है, उतना ही आपके पास समय है, उतना ही आप जनता के बीच में अच्छे से तालमेल के साथ घुल मिल सकते हैं और आप एक अच्छे नेतृत्व करने वाले एक बढ़िया नेता बन सकते हैं। बिंदु को आज भी अच्छे नेता की कमी है, जो दमदार हो, शानदार हो और जानदार हो। ऐसा नेता आज भी अभाव में है। मेरे मन में आता है कि ऐसा नेता आना चाहिए। मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो एक लंबा समय हो गया तब से यहाँ के जो लोग हैं वो अच्छे नेता की आस में, अच्छे नेता की उम्मीद में आज भी बैठे हुए हैं। तो एक अच्छा नेतृत्व, बढ़िया नेतृत्व, युवा नेतृत्व समाज में आगे आना चाहिए। ये निश्चित ही आपका जो पहल है बहुत अच्छा है, इसका मैं धन्यवाद करता हूँ और आपके माध्यम से संपूर्ण दर्शकों का भी नमस्कार करता हूँ। उनसे आग्रह भी करता हूँ कि इस बार का मत जाति के आधार पर नहीं, इस बार का मत क्षेत्र के आधार पर नहीं, इस बार का मत शिक्षा के आधार पे और उसके 10 साल का, 5 साल का, उसके परिवार का, उसके व्यवहार का सभी आपको मूल्यांकन करना होगा। मानव सेवा के लिए क्या कार्य किया, पर्यावरण के लिए क्या कार्य किया, शिक्षा चिकित्सा के लिए क्या कार्य किया, और आपके पास जो भी प्रत्याशी आए उससे पूछना कि आप काम कैसे करोगे, आपका विजन कैसा है, आपका रोड मैप कैसा है, ये प्रत्याशी को पूछना चाहिए। कई प्रश्न होते हैं प्रत्याशी के, कई प्रश्न होते हैं वोटर के, तो ये प्रश्न तो होना चाहिए। ये प्रश्न नहीं है, ना ही प्रत्याशी करते हैं और ना ही वोटर करते हैं। इसलिए दोनों के बीच में एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए और एक अच्छे नेतृत्व लोग आए। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी जब अच्छे नेता लोग आएंगे। और दूसरा, मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूँ जो राजनीति को दीन की भावना से, एक चुनौती की दृष्टि से देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम राजनीति में जाएंगे तो मेरे अंदर दाग लग जाएंगे। आप जहाँ भी हैं वहाँ भी आप बच नहीं पाएंगे, दाग तो आपके जीवन में वहाँ भी लगेंगे। उन दागों से मत घबराओ। आप स्वामी विवेकानंद की पुस्तक पढ़िए, आप युवा महात्मा गांधी की पुस्तक पढ़िए, आप उन क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को पढ़िए, आप ऐसे जीवनी पढ़िए जो हमारे देश में एक से एक परिवर्तन लाए हैं। उन्हीं परिवर्तन के एक प्रेरणा स्रोत आप स्वयं बनिए। मैं चाहता हूँ कि जो आज अभाव है हमारे विंध्य प्रदेश में, वो अभाव दूर हो और अच्छे नेतृत्व, वास्तव में अच्छे नेतृत्व हमारे विंध्य को मिलना चाहिए। क्या लगता है? सही। अभी अपने विंध्य में कुछ ऐसे जिले हैं जी, रीवा संभाग में, और उन जिलों में ऐसे कई गांव हैं जहाँ 70 सालों से रोड नहीं है। 70 सालों से काफी जन कल्याणकारी योजना जो प्रदेश सरकार की चलती है वो उन तक पहुंच ही नहीं पाई है। ऐसी भी कई समस्याएं अपने जिले क्षेत्र में हैं।
जो कि हमारे चैनल द्वारा कई बार दिखाई भी गई है इस समस्याओं को। जी जी उसमें आपका कुछ क्या कहना है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं, आपका चैनल बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। मैं आपसे निवेदन ये भी करूंगा, आपके माध्यम संपूर्ण रीवा विंध्य प्रदेश जो एक यहाँ पे चर्चा है, जो एक वातावरण है ऐसे नेतृत्वकर्ता का भी और ऐसे संपूर्ण यहाँ पे जो अपने मीडिया कर्मी हैं, मीडिया के हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे भी मैं एक निवेदन है, आग्रह है कि आप एक कैंपेनिंग चलाइए संपूर्ण विंध्य में, संपूर्ण रीवा संभाग में कितने गांव हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, उनको आप कलंकित ग्राम पंचायत का नाम दीजिए, उनको आप कलंकित गांव का नाम दीजिए, क्योंकि देश के आजादी के इतना लंबा समय हो चुका है। क्या आज भी लोग सड़क के लिए मोहताज रहेंगे? हैं? क्या आप लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज रहेंगे? क्या विद्यालय के लिए मोहताज रहेंगे? क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक बच्चे की, प्रत्येक परिवार की, प्रत्येक बुजुर्ग माता बहनों की, प्रत्येक वृद्ध दादा दादियों की चिंता करते हैं। उनके इतनी अच्छी अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय में हैं, लेकिन वो यहाँ तक नहीं आ रही हैं। निश्चित इसमें कहीं न कहीं एक भ्रष्टाचार है, निश्चित इसमें कहीं न कहीं जातिवाद है, निश्चित इसमें कहीं न कहीं क्षेत्रवाद है। किसको दोषी मानेंगे आप? मेरे दृष्टि में दोषी जो है वो नेतृत्वकर्ता के साथ साथ शासन प्रशासन भी है। क्यों? कि शासन प्रशासन की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, केवल नेताओं का ही इसमें वो नहीं है। आप जब संविधान की बात करेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, उसमें जब जाएंगे तो एक अंग राजनीतिक के साथ साथ नेतृत्व करने वाले नेताओं के साथ साथ हमारे शासन प्रशासन भी है। लेकिन वर्तमान समय में शासन प्रशासन की जो स्थिति है वो चिन्हों में है। अच्छे अधिकारी भी बहुत कम आते हैं और आते हैं तो उनका कार्यकाल बहुत कम होता है, उनका स्थानांतरण होने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में चलते रहते हैं। कई ऐसे अधिकारी आए होंगे जो जनता का हृदय, जनता का दिल जीत लिया होगा। मैं कई समाचार पत्रों के माध्यम से, कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, आपके भी चैनल में हमने कुछ ऐसी न्यूज़ें देखी हैं, प्रकाशित मेरे सामने आई हैं, जिसमें जनता रो पड़ी है, आंखों से आंसू बह पड़े हैं। वो क्या है? क्यों? कि उन्होंने न्यायप्रिय तरीके से, उन्होंने विधि के अंदर रह के जनता के दुख को, जनता के दर्द को समझा है। मैं इस मीडिया के माध्यम से आज भी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आज भी एक आह्वान करता हूँ कि जिस भी गांव में रास्ता नहीं है, अगर वो मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए वंचित है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक अधिवक्ता हूँ, तो अधिवक्ता की दृष्टि से मैं न्यायालय में ऐसे लोगों की पैरवी मात्र 11 रुपए में करूंगा। ये आप संदेश पहुंचाइए, जन जन तक पहुंचाइए, और रास्ते का मुकदमा मात्र मैं 11 रुपए में लड़ूंगा। कोई फीस नहीं, एक निश्चित फीस जो आज के डेट में व्यक्ति दे सकता है, और जो नहीं दे सकता उसके लिए सेवा निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है। मैं निःशुल्क उनकी पैरवी करूंगा, कोई चार्ज नहीं लूंगा, कोई फीस नहीं लूंगा, क्योंकि ये बड़ा दुर्भाग्य है। अगर कोई ऐसा गांव है, ऐसा कोई ग्राम पंचायत है, ऐसी कोई जनपद पंचायत है, ऐसी कोई जिला पंचायत है, ऐसा कोई जिला है, तो ये तो निश्चित ही कलंकित है। तो कलंक को दूर करना है, हमारी भी जिम्मेदारी होती है। आपके चैनल के माध्यम से मेरे पास ये विषय आया है, आपके चैनल के माध्यम से मैं अन्य चैनलों के लिए आग्रह करता हूँ कि आप इसमें लक्ष्य बनाइए और प्रत्येक गांव में जाके, निचले स्तर पर जाके आप रिपोर्टिंग कीजिए। ऐसे गांव, ऐसे स्थान चिन्हित करके यदि हमारे पास आते हैं, उन विषयों को लेके मैं जनहित की पैरवी मात्र जो सक्षम है देने में, उससे 11 रुपए, और जो सक्षम नहीं है उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। ऐसे प्रत्येक गांव वासियों का, मैं उन्हीं के घर का हूँ, उन्हीं के गांव का हूँ, क्योंकि कभी मान लीजिए मेरा कोई मित्र होगा, मेरा कोई रिश्तेदार होगा, कि मेरा शुभचिंतक होगा, और मुझे उसके पास जाना पड़ गया, बरसात में जाना पड़ गया, तो मैं उससे वंचित रह जाऊंगा। मुझे उनसे वंचित नहीं होना है, उनसे मुझे मिलना है। अब वो जो कितनी कष्ट होता है, कितना बेचारे पीड़ा में प्रताड़ित होते होंगे। अगर कोई बच्चा होगा
तो शिक्षा से वंचित हो जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है, किसी को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। ये प्रचिन्ह है। 70 वर्ष होने के बाद भी एक ही सड़क की सुविधा के कारण शिक्षा से एक बच्चा वंचित हो रहा है। चिकित्सा से गांव की जनता वंचित हो रही है। शिक्षा चिकित्सा से वंचित होना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी से, देश के नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं, यदि ये चैनल के माध्यम से हमारी आवाज वहां तक पहुंचती है तो ऐसे गांव में, ऐसे पंचायत में, ऐसे क्षेत्र में इसके लिए जिला प्रशासन टाइट व्यवस्था करके वहां पे सड़क या पक्की रास्ते या वहां पे कच्चा रास्ता की व्यवस्था कराई जाए, ताकि वहां के बेचारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भांजे भांजियों को शिक्षा की व्यवस्था मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो गरीबों के नेता हैं, जो गरीबों के हर दुख और सुख में उनके हृदय में बसते हैं, जो उनको हृदय में रखते हैं, उनके कष्टों की ओर उनकी नजर पड़ जाए, उनका ध्यान आ जाए, कितनी कृपा होगी, शायद वो मार्ग का रास्ता भी खुल जाएगा। ये मार्ग, जब एक प्रश्न और आता है कि ये मार्ग क्यों नहीं है, ये मार्ग क्यों नहीं है? मार्ग ना होना भी चुनौती है। इसमें कई ऐसा कारण है। कुछ जगह ऐसा भी आया है कि कुछ लोग क्षमतावान लोग हैं, वो मार्ग नहीं बनने दे रहे हैं। ऐसे लोगों को विषय पे भी जनहित का विषय है। सड़क को एक व्यक्ति इस्तेमाल नहीं करता, सभी लोग करते हैं, सभी के काम आएगा। ऐसे लोगों से घबराएंगे नहीं, हम उनके लिए न्यायालय में पैरवी करेंगे। ना मैं डरूंगा, ना मैं झुकूंगा, ना मैं बिकूंगा, मैं तो सतत चलूंगा चुपचाप। मैं न्याय एडवोकेट के दायरे में रह के मैं जो कर सकता हूँ वो मैं करूंगा, लेकिन राजनीतिक दायरे में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं वो करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। हमारे कलेक्टर महोदय जी करेंगे, बहुत अच्छा होगा। कम से कम मेरा एक आग्रह ये भी है आपके चैनल के माध्यम से कि आप इस विषय को एक बाइट लीजिए माननीय कलेक्टर महोदय से कि ऐसे गांव हैं जहां सड़क नहीं है, आपका एक दायित्व बनता है उस गांव में जाके आप निरीक्षण कीजिए, क्यों सड़क नहीं है, क्या कारण है। कम से कम जिम्मेदार उनको एसी में बैठकर काम नहीं होता, क्षेत्र में भी जाना होता है। जितनी जिम्मेदारी एक हमारे नेतृत्व करने वाले राजनेता की है, उसी के समकक्ष हमारे एसडीएम महोदय की है, तहसीलदार की है, हमारे जिला के कलेक्टर महोदय की है। बहुत बड़ा शब्द है ये, अंग्रेजों के शासन के समय से कलेक्टर शब्द है। कलेक्टर में जो अहंकार झलकता है, शब्दों को हटाना होगा। जमीनी स्तर पे जाके कलेक्टर एक सुचिंतक है क्षेत्र का, उसे भी जाके उन बुजुर्ग माताओं का, बुजुर्ग दादा दादियों का, बुजुर्ग ऐसे शिक्षित बच्चों का, हो सकता है कि सड़क की वजह से कोई कलेक्टर बनने से वंचित हो जाए, कोई प्रशासनिक अधिकारी बनने से वंचित हो जाए, कोई अच्छा राजनेता बनने से वंचित हो जाए, किसी की चिकित्सा नहीं मिलेगी, देश में जीने से वंचित हो जाए। हमारे यहाँ मालूम है मरने की भी अनुमति नहीं है, न्यायालय से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। यदि मान लीजिए शिक्षा के, चिकित्सा से, सड़क के माध्यम से, सुविधाओं के अभाव से भी मर जाता है, तो क्या जिला प्रशासन दोषी नहीं है? ये एक प्रश्न है, इस पे विचार करना चाहिए। बहुत बढ़िया पहल की है आपने, बहुत अच्छा आपका प्रयास है। मेरा यही है कुछ और भी चैनल इस पे प्रयास करें, एक मिशन बनाएं, और जो भी गांव होंगे, एक गांव से लेके 1000 गांव, उनकी पैरवी निःशुल्क अशोक कुमार तिवारी एडवोकेट अधिवक्ता जबलपुर हाई कोर्ट में भी करेगा, आवश्यकता पड़ने पे केंद्र के सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।